Hello students, first of all, welcome again on my YouTube channel Maths and Physics by Prince. Me. In last video I have discussed Coulomb's law, and today I will discuss about the limit of Coulomb's law, and after that I will discuss the Coulomb's law in vector form. तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कूलाम का नियम, और आज की वीडियो में पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो किस प्रकार से हम कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कूलाम के नियम की सीमाएं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो कूलाम्स लॉ के अनुसार जो हमारा फॉर्मूला आया था वो आया था हमारा फॉर्मूला F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हमने इसमें क्या बताया था कि इसमें जो है दोनों आवेश है, दोनों आवेश बिंदु आवेश है। तो फर्स्ट जो इसकी सीमा होगी कि दोनों आवेश स्थिर बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश हो। दूसरी इसकी लिमिट क्या होगी कि इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है r, वो 10⁻⁻15 मीटर से कम ना हो। तो लिमिट नंबर 2, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम ना हो। अगर 10⁻⁻15 मीटर से कम है तो वहां पे कूलाम्स का नियम हमारा नहीं लागू होगा। अगर वे दोनों आवेश स्थिर बिंदु आवेश नहीं है तो भी हमारा कूलाम का नियम नहीं लागू होगा। और इसकी तीसरी जो इसकी हमारी लिमिट है वो है, तो लिमिट नंबर 3, दोनों आवेश अत्यंत छोटे हों। तभी हम इसमें जो Q का मान है ज्यादातर माइक्रो कूलाम में लेते हैं, क्योंकि वे बहुत ही सूक्ष्म आवेश होते हैं। और अगर बड़े आवेश हो तो वहां पे कूलाम्स का नियम हमारा काम नहीं करता। तो दोनों आवेश स्थिर बिंदु आवेश हो, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम न हो, और दोनों आवेश अत्यंत छोटे हों। ये 3 इसकी लिमिट है। अगर इनसे बाहर कुछ भी है, जैसे 10⁻⁻15 मीटर से अगर कम है तो भी कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। अगर दोनों आवेश स्थिर बिंदु आवेश नहीं है तो भी वे दोनों क्या होगा, कूलाम का नियम लागू हमारा नहीं होगा। और दोनों आवेश अगर अत्यंत छोटे नहीं है तो भी हमारा क्या होगा, हमारा कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। तो ये थी हमारे कूलाम के नियम की सीमाएं। तो आइए करते हैं अब इस पे एक छोटा सा सिंपल न्यूमेरिकल कूलाम के नियम पर। तो जैसे क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी कितनी है, 5.3 × 10⁻⁻11, 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर है। तब उनके बीच आवेश का परिकलन वैद्युत बल का परिकलन करो। तो जैसे कि हमारा छोटा सा न्यूमेरिकल है, ज़्यादा टफ नहीं है,
कि इतने हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर है, तब उनके बीच वैद्युत बल का परिकलन करो। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। तो हाइड्रोजन क्या क्या दिया हुआ है हमें, एक दिया हुआ है हमें इलेक्ट्रॉन, एक दिया हुआ है प्रोटॉन। उनके बीच की दूरी 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर। तो बीच की दूरी को हम डिनोट करते हैं आर से। तो आर बराबर 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर। और Q1 कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, इनके बीच की दूरी आर है मान लिया। और उस आर का मान दिया हुआ है हमें कितना, 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर। इलेक्ट्रॉन पर Q1 चार्ज है और प्रोटॉन पर Q2। तो इलेक्ट्रॉन पर Q1 चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 मीटर। और प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, Q2 बराबर +1.6 × 10⁻⁻19 मीटर। ये होता है इन पर आवेश। तो अब ज्ञात करते हैं इन पर बल। तो कूलाम के नियम से हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। सो अब रखते हैं इसमें मान को। इसका मान होता है 1/4πε0 का 9 × 10⁹। और Q1 का मान कितना है हमारा, 1.6 × 10⁻⁻19। सिर्फ परिमाण लेना है, ना कि इसका चिन्ह। भी चिन्ह बताता है सिर्फ दिशा के बारे में, इसकी प्रकृति के बारे में बताता है चिन्ह के आवेश ऋणात्मक है और ये आवेश धनात्मक है, और कुछ काम नहीं है इसका। तो सिंपल हमें परिमाण लेना है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू प्रोटॉन पर आवेश Q2 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी। तो दूरी कितनी है, 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर और इंटू 5.3 क्योंकि वर्ग है, तो 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर। उसके बाद में जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये सोल्व आपको खुद करना है, क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इसको सोल्व कर लेना और इसका आंसर आएगा 8.2 × 10। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि किस किस का सोल्व हुआ है। और यही आंसर है, क्या आंसर, 8.2 × 10⁻⁻8 न्यूटन। तो ये आता है इस पर सिंपल ऐसा न्यूमेरिकल। अगर केवल फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल हो तो वो सिंपल ऐसा होता है। आई होप आपके क्लियर है और आप इस प्रकार का कोई भी न्यूमेरिकल आप नहीं छोड़ेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, किस प्रकार से हम कूलाम के नियम को सदिश रूप को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आइए करते हैं अब स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो आप सभी जानते हैं कि दो आवेशों के बीच में एक बल लगता है। अगर वे दोनों आवेश विपरीत हैं तो उनके बीच में बल लगेगा आकर्षण का, यानी वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे। और अगर उनके बीच में अगर वे दोनों आवेश समान है, जैसे माइनस माइनस है प्लस प्लस है, तो अगर वे दोनों आवेश समान है तो उनके बीच में क्या लगता है, डिस्ट्रैक्ट फोर्स लगता है, मतलब कि प्रतिकर्षण लगता है। तो अगर आवेश विपरीत है तो आकर्षित करेंगे और अगर आवेश समान है तो ये प्रतिकर्षित करेंगे। ये तो हमने आपको बहुत ही पहले करा दिया था और इसके बारे में हमने आपको फुल भी बता दिया था कि कैसे इसको आकर्षित करते हैं, कैसे प्रतिकर्षित करते हैं, कैसे कोई वस्तु धनावेशित होती है और कैसे कोई वस्तु ऋणावेशित होती है। इसके लिए आपको हमारे चैनल पर जाकर प्रीवियस वीडियो देखने होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब इसको। अब जैसे कि हम जानते हैं कि पहले तो हम लिख देते हैं कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल का फॉर्मूला हमने निकाला था, वो था हमारा F बराबर K × Q1 Q2 अपॉन R²।
ये फॉर्मूला था। अब यहाँ से हमें तो पता है बल, ये दोनों के बीच में लगने वाला बल है, पर हम जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है। कैसी है राशि? बल एक सदिश राशि है। तो बल की सदिश राशि की दिशा, जब बल एक सदिश राशि है तो उसमें दिशा है, और उसी दिशा को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कूलाम के नियम का, सदिश रूप का, यानी सदिश निरूपण का। तो जिसमें हम बल की दिशा बताते हैं उसे कहते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो आई होप ये आपके समझ में आ गया कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है क्या। तो अब करते हैं स्टार्ट। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए एक सबसे पहले बनाएंगे ग्राफ। तो आइए इसको रफ कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने रफ बनाया, ये मैंने यहाँ पे बनाया ग्राफ, ये ऐसे ग्राफ, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ पर बिंदु होते हैं 0 0, यानी मूल बिंदु। अब मैंने मान लिया दो आवेश, एक आवेश यहाँ पे Q1 और एक आवेश यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2। ये मैंने सपोज कर लिया कि दो आवेश हैं, एक Q1 एक Q2। अगर मैं इसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश बनाऊं Q1 का, तो हम उसको ऐसे बता सकते हैं कि ये है इसका स्थिति वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश, और इसको निरूपित करते हैं हम R1 से। तो एक तरफ हम लिखते रहेंगे R1 क्या होता है हमारा? मूल बिंदु के सापेक्ष आवेश Q1 का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। और अगर मैं Q2 की स्थिति बताना चाहूँ तो मुझे एक वेक्टर बनाना पड़ेगा, वेक्टर खींचना पड़ेगा, और उसको कहेंगे हम Q2 का स्थिति वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, और इसको हम डिनोट करते हैं R2 से। तो अगर मैं बात कहूँ R2 की, तो R2 क्या होगा हमारा? मूल बिंदु के सापेक्ष आवेश Q2 का स्थिति सदिश। ठीक है, R1 मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश, और R2 मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश। और ऐसे ही अगर मैं इससे इसकी तरफ को, इधर को, रुको एक मिनट रुको, इसको लगी कलर से ड्रॉ करता हूँ। जैसे ही है, तो जिसकी तरफ होगा ना, जिसकी तरफ एरो का निशान होगा, उसी पर हम स्थिति सदिश को बताएंगे कि इसका स्थिति सदिश है। जैसे हमने बताया कि R1 का क्या था कि Q1 पर स्थिति सदिश था, तो हमने बताया मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश, इस पर एरो का निशान था, तो मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश। इस पर एरो का निशान है, यहाँ से चला, तो R2 के सापेक्ष R1 का स्थिति सदिश, तो उसे लिखेंगे हम R12, R1 का स्थिति सदिश R2 के सापेक्ष। आई बात समझ में? एक बार और देखें कि यहाँ से चली और यहाँ पे रुकी, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे रुका, यहाँ पे एरो का निशान था, तो जहाँ से चली उसके सापेक्ष जहाँ पर रुकी उसका स्थिति वेक्टर, जहाँ से चली उसके सापेक्ष जहाँ पर रुकी उसका स्थिति वेक्टर R2, जहाँ से चली Q2 से चली और जहाँ पर रुकी Q1 पर रुकी उसका स्थिति वेक्टर, यानी Q2 से चली तो Q2 के सापेक्ष Q1 पर रुकी, Q1 का स्थिति वेक्टर R12। तो इसको मैं इधर लिखना चाहूंगा कि R21 क्या होगा, R12 क्या होगा? पहले का दूसरे के सापेक्ष स्थिति वेक्टर। तो आवेश Q1 का Q2 के सापेक्ष
स्थिति सदिश। पहले ही लिख देता हूँ R21 को। अब अगर मैं ऐसा करूं कि इधर से इधर की ओर एक वेक्टर ड्रॉ करूं तो क्या होगा, Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश, क्योंकि एरो का निशान Q2 पर है, तो हम इसको लिखेंगे R21। तो आवेश Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश। तो Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश। अब अगर मैं बात करूं कि दिशा बताने की, तो दिशा आपको जानते ही हैं कि दिशा बताने के लिए किसी भी वेक्टर की अगर हमें दिशा बतानी हो तो वो काम करता है इनका दिशा बताने का इनका एकांक वेक्टर। तो अगर मैं R1 का एकांक वेक्टर ज्ञात करूं तो R1 का एकांक वेक्टर क्या होगा, R1 का एकांक वेक्टर होगा R1 का नहीं सॉरी R12 का एकांक वेक्टर। इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट कर लेना आप अपने नोटबुक में कि R12 का एकांक वेक्टर कैप से R12 कैप, इसका काम होता है उस वेक्टर की दिशा को बताना कि वो किस दिशा में है। तो R12 बराबर, ये फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा भी होगा कि इसका वेक्टर R12 अपॉन उसका मोड R12 यानी परिमाण। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। ऐसे ही R21 का फॉर्मूला क्या होगा, R21 अपॉन R21 का मोड। ये होता है इसके फॉर्मूले और इसका काम होता है दिशा बताने का। क्या बताने का, दिशा, उस वेक्टर की दिशा बताने का। तो इसलिए अगर हमें R21 की दिशा बतानी है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, R12 की दिशा बतानी है तो R12 के कैप का, और अगर हमें R21 की दिशा बतानी है तो R21 के कैप का। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कैप R12 वेक्टर R12 का एकांक वेक्टर, एकांक सदिश। ओके, और R21 वेक्टर R21 का एकांक सदिश, इसका मान होता है 1। तो आई होप ये आपके सारे चीजें क्लियर होंगी। एक चीज और कि मैं क्लियर कराना चाहूंगा कि देखिए, अगर R21 किसके बराबर है, R21 के बराबर है परिमाण में, लेकिन दिशा में विपरीत है। R21 R12 के बराबर है। आपको थोड़ा सा सदिश भी रिवाइज करना होगा इसे सदिश निरूपण को पढ़ने से पहले, क्योंकि इसमें सारा काम जो है वो हमारे सदिश का ही है। तो R21 R1 का विपरीत दिशा में है पर समान है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, R21 वेक्टर बराबर माइनस के R12 वेक्टर, यानी परिमाण समान है और दिशा विपरीत है। ठीक है, और R12 को कैसे लिख सकते हैं, माइनस R21 वेक्टर। कोई दिक्कत, आप इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, तो अब मैं इसको साफ करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे R21 था, सॉरी लिख देता हूँ एक बार। स्क्रीनशॉट लेते रहे आकर, टाइम मिलते ही स्क्रीनशॉट, झटाक से स्क्रीनशॉट ले लिया, और कमेंट करके बताना कि आपको कैसे समझ में आ रहा है और आपको कैसी लगी ये वीडियो। R21 का स्थिति सदिश, स्क्रीनशॉट। तो इसकी दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन तो तब है कि दोनों आवेश समान हो, प्रकृति में दोनों आवेश समान हो, या तो माइनस माइनस हो या दोनों आवेश धनावेशित हो। तो पहली कंडीशन, केस फर्स्ट, कि दोनों आवेश समान प्रकृति के हों। दोनों आवेश समान प्रकृति के हों। अब जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो उनके बीच में एक बल लगेगा, और वो होगा हमारा डिस्ट्रैक्ट फोर्स। मतलब
प्रतिकर्षण बल, तो Q1 Q2 पर एक बल लगाएगा। अब यहाँ पे एक बल, एक आवेश Q1 है और एक Q2 है। Q1 Q2 पर एक बल लगाएगा इधर की ओर विपरीत दिशा में, प्रतिकर्षण का बल, और इस बल का नाम क्या लिखेंगे हम, F2, आवेश Q2 पर Q1 के सापेक्ष बल। ठीक है, F2, क्योंकि Q2 पर लगा रहा है ना बल, तो उसको लिखेंगे हम F21, मतलब Q2 पर Q1 के कारण बल, Q2 पर Q1 के कारण बल, या Q2 पर Q1 के सापेक्ष बल। और Q2 भी Q1 पर एक बल लगाएगा, तो वो इधर की ओर लगाएगा, क्योंकि दोनों आवेश समान है तो प्रतिकर्षण होगा दोनों में। तो इसको हम क्या लिखेंगे, F12, मतलब Q1 आवेश पर Q2 के सापेक्ष बल, Q1 आवेश पर आवेश Q2 के सापेक्ष बल। तो अगर मैं इनको सदिश रूप में लिखूं तो कैसे लिखूंगा। अब सबसे पहले आपने कोई भी वेक्टर लिखा हुआ देखा होगा, तो वो इस प्रकार लिखा रहता है, जैसे 3i + 4j + 3k, इस प्रकार लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी आवेश को लिखने में दो चीज लगती है, किसी भी आवेश के वेक्टर को लिखने में, एक उसका परिमाण और एक उसकी दिशा। तो जैसे ये है 3i, इसका मतलब क्या है, उसका परिमाण 3 है और उसकी दिशा है i वेक्टर की दिशा में, i कैप की दिशा में, मतलब i का मतलब x अक्ष की दिशा में। 4 परिमाण है और j का मतलब y अक्ष की दिशा में, और 3 परिमाण है और k का मतलब z अक्ष की दिशा में। तो इस प्रकार हम दिखाते हैं। तो इसका मतलब है कि दो चीज की आवश्यकता पड़ती है, एक दिशा की और एक परिमाण की। तो अगर मैं इन बलों में से पहले हम बल दिखाते हैं F12 को, तो पहले अगर मैं F12 को दिखाऊं बल को, F12 बराबर पहले इसका परिमाण, तो परिमाण कितना होगा, परिमाण कितना होगा इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r²। इसको k भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Q1 Q2 अपॉन r², ये होगा इसका परिमाण। अब लिखेंगे हम इसकी दिशा। तो इसकी दिशा किधर की ओर है, इधर की ओर है, इधर की ओर है। और इधर की ओर कौन सा वेक्टर लग रहा है हमारा, कौन सा सदिश लग रहा है, F12 सदिश। और इसकी दिशा हम किसके द्वारा दिखाएंगे, इसकी दिशा दिखाएंगे हम इसके एकांक वेक्टर के द्वारा, और इसका एकांक वेक्टर है हमारा कैप R12, ये मैंने आपको बता दिया। तो अब इसकी दिशा हम लिखते हैं हम, भाई इसकी दिशा होगी सदिश R12 की दिशा में। तो सदिश R12 की दिशा किससे दर्शाते हैं हम, इसके एकांक वेक्टर से। समझ में आया। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज कमेंट जरूर करना कि सर जी बहुत अच्छा है, और आप इसमें ये भी सुधार कर सकते हैं, आप इसमें हमें ऐसा भी करके हम, आप अपने पढ़ने का तरीका हमको बता सकते हैं कि आप हमें स्लो पढ़ाइए या फास्ट पढ़ाइए या और अच्छा पढ़ाइए, मतलब ये आपको कैसा लगा। अब बात करते हैं, ये लिख दिया हमने F12, पहले उसका परिमाण और फिर उसकी दिशा। अब बात करते हैं हम 21 की। तो इसमें भी अब यही क्या करेगा, इसमें भी दो ही चीज लगेंगी, एक इसका परिमाण और दूसरे इसकी दिशा। अब परिमाण तो इसका भी वही होगा भाई, क्योंकि दोनों आवेश समान है, आवेशों के परिमाण समान है तो उनके बीच में बल भी समान लगेगा, Q1 Q2 Q1 Q2 अपॉन r²। तो परिमाण तो वही होगा, अब इसकी दिशा चेंज होगी। अब F21 की दिशा किधर की ओर है भाई, F21 की दिशा है इधर की ओर, मतलब इसको मैं रफ कर देता हूँ, समझाया था आपको। F21 की दिशा है इधर की ओर, और इधर की दिशा में कौन सा वेक्टर है, R21। इधर की दिशा में कौन सा वेक्टर है हमारा, R21, और इसकी दिशा हम किससे दिखाएंगे, कैप R21 से, क्योंकि ये हमारा दिशा दिखाने का काम करता है। तो इसको दिशा को प्रदर्शित करेंगे कैप R21 से, तो यहाँ पे आएगा कैप R21। कोई दिक्कत नहीं सर। अब हमने आपको बताया था कि R21 बराबर है माइनस के, सॉरी इसको लिख देता हूँ ऐसे, R12 बराबर है माइनस के
वेक्टर R21 के। ये मैंने आपको अभी बताया, थोड़ी देर पहले यहाँ पे बताया था, समझाया था कि इनके परिमाण समान है लेकिन दिशा विपरीत है, इसकी दर को इसकी दर को, तो इसलिए माइनस चिन्ह आ गया। तो जब इनमें ये संबंध है तो इनके सदिश एकांक सदिशों में भी यही संबंध होगा। हाँ जी पक्का होगा, हमने 11th में पढ़ा है। तो यही संबंध होगा। अब इस संबंध को मैं इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण 1 और इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण 2। कैप कहाँ गई? ये रही कैप, तू क्यों जा रही है भाई? अच्छा तो इसको रफ कर दूं मैं, इसको यहाँ पे नोट डाउन करवा देता हूँ क्योंकि फिर जगह कम बचेगी। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ R12 का कैप बराबर होगा R21 के कैप के, लेकिन चिन्ह होगा माइनस का। तो इसको कर देते हैं रफ। अब ये मैंने समीकरण 1 मान लिया और ये समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब समीकरण 1 में मैं 1 2 की जगह क्या लिख दूंगा? माइनस के R21 लिख दूंगा। तो समीकरण 1 से वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R², और R12 की जगह लिख दूंगा मैं माइनस के कैप R21। कोई दिक्कत? नो सर। अब इस माइनस को, ये माइनस घटाने रखा मैंने इसमें, माइनस का ये खुद है। अब मैं इस माइनस को इधर ले आता हूँ बाहर, तो माइनस को अगर मैं बाहर लाऊंगा तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको नोट भी बोल देते हैं एप्सिलॉन नोट, Q1 Q2 अपॉन R² कैप R21 F12 वेक्टर। गौर से देखो सूत्र को तो आपको क्या पता चलेगा ये सिर्फ जोक था। तो आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं इसे माइनस को हटा दूं तो इतना किसके बराबर है? ये इतना इसके बराबर है F21 के। तो मैं लिख सकता हूँ F21, यस, क्यों नहीं लिख सकते भाई? जब बराबर है तो लिख सकते हैं। तो माइनस के F21, ये हमारे यहाँ से क्या हुआ? प्रूफ हुआ। मतलब दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल सदैव समान तथा विपरीत दिशा में लगता है। एक पर इधर की ओर तो एक पर इधर की ओर, एक पर इधर की ओर तो एक पर इधर की ओर, एक पर इधर की ओर तो एक पर इधर की ओर। आई बात समझ में? तो दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल हमेशा उनका उसका परिमाण बराबर तथा दिशा विपरीत होती है। इससे एक नियम की और पुष्टि होती है यहाँ पे, इससे होती है न्यूटन के तृतीय नियम की पुष्टि। तृतीय नियम की पुष्टि। तृतीय नियम क्या था उसका? उनका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में क्या था? जितना बल हम लगाते हैं उतनी प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में मिलती है। तो यही काम इसका है कि जितना बल F21 लगाता है उतना ही बल उसके विपरीत F12 लगाता है, लेकिन प्रकृति विपरीत होती है। तो आपके अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, आपके पेपर में अगर डेरिवेशन आ जाए कि न्यूटन के तृतीय नियम की कूलॉम के नियम से किस प्रकार स्पष्ट होता है, वर्णन कीजिए, आ जाए सपोज करो, तो आप क्या करोगे? आप इसको वहां पे दिखा दोगे। अब केस नंबर 2 की बात करते हैं हम। केस 2 में क्या है सर जी? केस 2 में कुछ नहीं है भाई। केस 2 में अगर दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे, बस। केस 2 में क्या होगा? अगर दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे, दोनों आवेश, यहाँ पे समान लिख रहा था, अब मैं यहाँ पे विपरीत कर देता हूँ, कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ पे क्या होगा? विपरीत प्रकृति। आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है और फिर भी मैं गर्मी में खड़ा हूँ, तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। अब देखो विपरीत प्रकृति क्या है। तो मान लिया Q1 Q2 के चिन्ह विपरीत है। अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, माइनस है तो प्लस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। Q1 Q2 के चिन्ह विपरीत है, विपरीत प्रकृति के हैं। तो इन पर कैसे बल लगेगा? किस प्रकार बल लगेगा? अब मैं इसको रफ कर देता हूँ आपको समझाने के लिए क्या था ये। अब इस पर दूसरी प्रतिक्रिया हम लगाएंगे, करेंगे दूसरा काम।
भाई हम ठहले नहीं बैठने वाले आदमी। अब देखो Q1 पर Q2 के कारण कैसा बल लगेगा, जब विपरीत प्रकृति के है तो अपने ओर आकर्षित करेंगे। तो Q1 Q2 पर अपनी ओर आकर्षण करने का एक बल लगाएगा, उसको लिखेंगे हम F। Q2 पर लगता है Q1 के कारण F21 और वेक्टर। क्लियर है। Q2 पर Q1 के सापेक्ष बल, और Q2 भी एक Q1 पर एक बल लगाता है और वो भी आकर्षण करेगा, वो भी अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये भी अपनी ओर आकर्षित करता है इसको, और इस बल को हम क्या लिख देते हैं, F1 पर लगता है 2 के कारण, और ये वेक्टर। मतलब Q1 पर Q2 के सापेक्ष बल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम अगर इनके सदिश रूप को हम निरूपित करेंगे तो हम किस प्रकार करेंगे, तो इस प्रकार करेंगे, जैसे पहले मैं लिख देता हूँ F12 का सदिश किस प्रकार, पहले तो इसका परिमाण लिखेंगे। तो परिमाण क्या होगा, परिमाण वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², ये तो हो गया इसका परिमाण। अब बात करते हैं इसकी दिशा के बारे में, क्योंकि परिमाण के बाद में दिशा। अब इसकी दिशा F12 की दिशा इधर की ओर है, मतलब इधर की ओर है। अब इधर की ओर तो हमारा 2 1 वेक्टर है, इधर की ओर तो हमारा 2 1 वेक्टर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 1 वेक्टर की दिशा में है। अब 2 1 वेक्टर की दिशा किससे बताएंगे हम, वो बताएंगे हम उसके कैप से, यानी उसके कंक वेक्टर से। तो हो गया F12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² कैप R21। अब F21 को अगर मैं लिखूंगा, इसको सदिश रूप में लिखूंगा, तो पहले इसका परिमाण, अब आवेश तो वही है तो परिमाण तो उनका समान होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। मस्ती के साथ पढ़ना है, बिल्कुल भी बोर नहीं होना है। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब F21 किस दिशा में लगता है, इसको रफ कर दो जी। अच्छा जी, F21 किस दिशा में लगता है, F21 लगता है हमारा ऊपर की दिशा में, इस दिशा में, और इस दिशा में हमारा एक ही वेक्टर है R21 वेक्टर। तो R21 वेक्टर की दिशा में लगता है, यानी R21 की वेक्टर की दिशा, और उसकी दिशा हम किससे निरूपित करेंगे, उसके कैप से R12, ये ऊपर की दिशा में R12 वेक्टर लगता है ना, तो R12 वेक्टर की दिशा में, अब R12 वेक्टर की दिशा में किस चीज से प्रदर्शित करेंगे, R12 के कैप से। अब चूंकि हमने वही रिलेशन चूंकि हमने पढ़ा है, R21 बराबर होता है माइनस के R12 के, कोई दिक्कत की बात है, दोनों का परिमाण समान है, प्रकृति विपरीत है, दिशा विपरीत है। तो अब मैं इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 2। अब अगर मैं समीकरण नंबर 1 में R12 की जगह माइनस के R12 लिख देता हूँ, R21 की जगह में माइनस के R12 लिख देता हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारी, F12 बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। R12 का कैप और इसके बराबर है, कैप तो लिखा ही नहीं यहाँ पे, इसके ऊपर तो बवाल हो जाएगा यूट्यूब पर। तो R12 का कैप, और उसको लिख देता हूँ मैं माइनस के 21 का कैप, और 21 का कैप बराबर है माइनस के R12 के, तो माइनस के R12 का कैप। इसको मैं माइनस को बाहर ले आता हूँ, तो माइनस के 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R², इसकी जय हो, और R12 का कैप। ठीक है, और गौर से देखो सूत्र को, अगर आप इसको गौर से देखोगे, अगर आप माइनस को भूल जाओगे तो ये सारा इसके बराबर है या नहीं है, यस इसके बराबर है, ये इतना इसके बराबर है F21 के, तो इसको मैं F21 लिख सकता हूँ। तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा, F12 इज इक्वल टू माइनस के F21 वेक्टर। दोनों पर समान बल लगता है, दोनों आवेशों के कारण एक दूसरे पर समान बल लगता है, लेकिन विपरीत दिशा में लगता है, और यही हमने इसके पहले में पढ़ा है।
तो इसका भी क्या हुआ, इसका भी यही निष्कर्ष निकला कि ये भी तृतीय नियम की पुष्टि करता है, न्यूटन के तीसरे नियम की पुष्टि करता है। पुष्टि करता है कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के, कि जितनी हम क्रिया लगाएंगे, जितना हम बल लगाएंगे, उतना ही बल हमें विपरीत दिशा में मिलेगा। जितनी जोर से हम किसी के थप्पड़ मारेंगे, उतनी ही जोर से हमें भी थप्पड़ मिलेगा। बात सोचने की है। यस, तो इसने भी क्या किया, दोनों पे प्रकृति के यानी परिमाण समान है लेकिन दिशा विपरीत है। इसके कारण इस पर लगने वाला बल समान, इसके कारण इस पर लगने वाला बल के मतलब आपस में, ये जितना बल इस पे लगाएगा वो उतना ही बल इस पे लगाएगा, लेकिन विपरीत दिशा में लगाएगा हमेशा। अगर ये समान प्रकृति के हैं, माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो ये Q2 Q1 पर बल इधर की ओर लगाएगा और Q1 Q2 पर बल इधर की ओर लगाएगा। तो दोनों विपरीत दिशा हो गई। एक हो गई हमारी पूर्व, एक हो गई हमारी पश्चिम। उसके बाद अगर ये विपरीत प्रकृति के हैं तो विपरीत प्रकृति के Q1 Q2 पर बल लगाएगा अपनी ओर और Q2 Q1 पर बल लगाएगा अपनी ओर। तो दोनों आकर्षित करेंगे, तो ये इधर की ओर, इसकी दिशा इधर को, इसकी दिशा इधर को, दोनों की दिशा विपरीत। तो आई होप आपके टॉपिक बिल्कुल बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है। इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा हो सकता हो। आप भी बताना कमेंट में आपको कैसा लगा और आपको कितने और वीडियो चाहिए या आपको कितनी स्पीड पर अपना कोर्स खत्म करवाना है। तो अब बात करते हैं हम कूलॉम के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व क्या है, क्या है इसकी इम्पोर्टेंस, तो उसके बारे में हम अब बात करेंगे। तो उसके बारे में पहला है अपने अभी हमने बताया है, क्या बताया कि F12 बराबर बल था वह एक पर लगने वाला बल दूसरे के कारण, यानी कि F12 Q1 पर लगने वाला बल Q2 के सापेक्ष, ये किसके बराबर था, माइनस के Q1 के। ये हमने अभी प्रूफ किया है। और एक ये भी प्रूफ किया है कि F21 बराबर माइनस के F21 के, F12 के। ये दोनों हमने अभी बहुत अच्छे से क्लियर करे हैं। तो अब ये इस पॉइंट में इन दोनों के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि इन दोनों में जो बल लगता है वो परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत लगता है दोनों आवेशों पर। तो अब मैं पढ़ता हूँ उसको। दोनों आवेशों पर एक दूसरे द्वारा लगाए गए बल समान, मतलब परिमाण में, यहाँ पे लिख दो परिमाण, कोष्ठ में लिख लेना, परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति या विपरीत दिशा ही तो सही है, विपरीत दिशा में लगते हैं। उनका परिमाण हमेशा समान होगा, उनकी वैल्यू हमेशा समान होगी, लेकिन दिशा विपरीत होगी। ये मैंने आपको बता दिया है। इस प्रकार कूलॉम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है कि न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जितनी तेज से हम रैपट किसी दूसरे के मारेंगे उतनी जोर से हमें भी थप्पड़ मिलेगा ही मिलेगा। तो मतलब जितने मैं बल इस दीवार पे लगाऊंगा इस दिशा में, उतना ही दीवार मेरे पे लगाएगी इस दिशा में, विपरीत दिशा में, लेकिन उतना ही बल। अब दूसरा पॉइंट क्या है इसके परिमाण का, दोनों आवेशों पर जो बल लगता है वो एक ही दिशा में लगता है, मतलब एक ही दिशा में नहीं, सॉरी, एक ही अनुदिश। जैसे Q1 है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली दिशा के अनुदिश। Q1 हमारा ये आवेश था, Q2 हमारा ये आवेश था, इनके बीच की दूरी r थी, सपोज करो। तो इन पर जो बल लगता है इस रेखा के अनुदिश लगता है। अगर ये समान थे, अगर ये आवेश समान थे, मान लिया ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो Q1 Q2 पर बल लगाएगा दूसरी ओर को, इधर को, और Q2 Q1 पर बल लगाएगा इधर की ओर को। तो इनका जो बलों का परिमाण होगा, इन बलों का, वो हमेशा बराबर होगा, लेकिन विपरीत होगा। ये हमने पहले इसके महत्व में पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है कि ये जो बल लगेगा ये हमेशा इस दिशा के, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगेगा, इधर को और इधर को। अगर मान लिया विपरीत होते, प्लस माइनस होते मान लिया, तो इस पर बल लगता है इधर की ओर और इस पर बल लगता है इधर की ओर, इधर की ओर एक बल लगता और इधर की ओर एक बल लगता, ये अपनी ओर को खींचता इसको और ये अपनी ओर को आकर्षित करता इसको। लेकिन लगता तो इस रेखा के अनुदिश ही, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही तो लगता।
तो यही बात इसमें बताई गई है कि दोनों आवेशों पर लगने वाला बल उन दोनों आवेशों की दिशा के अनुदिश लगता है। तो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से आपका क्लियर हो गया है, और अब आपको कुछ भी इसमें करने की जरूरत, ज्यादा आपको पढ़ने की इसके बारे में जरूरत नहीं है। अब आप डायरेक्ट इससे न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी बचा हुआ है वो कराएंगे, और इसके ऊपर कुछ आपको न्यूमेरिकल कराएंगे जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो आपके पेपर में आने की जिनके चांस रहते हैं, जिस टाइप के आपके पेपर में आते हैं। तो मस्ती के साथ पढ़ना है ना, विदाउट टेंशन। कोई टेंशन नहीं लेनी है, डरने की क्या बात है, जब प्रिंस आप तुम्हारे साथ है कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि न्यू चैनल है तो ग्रोथ नहीं कर पाया है। तो प्लीज चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, और आप हमारी वीडियो तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। इससे भी अच्छे कंटेंट की हम कोशिश करेंगे आपको देने के लिए, पर आपका जो है वो सपोर्ट हमको चाहिए। आपकी फैमिली बहुत छोटी है अभी। ये चैनल जो है, ये चैनल ऐसे नहीं है कि यूट्यूब पे कोई भी आया पढ़ाना चालू कर दिया है, मास्टर के तौर पे पढ़ाता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर के तौर पर, मास्टर के तौर पर वो तो आपकी बात है कि आप रेस्पेक्ट क्या करते हैं, पर मैं जो पढ़ाता हूँ ना, आपको छोटा भाई समझकर पढ़ाता हूँ। छोटे बहन भाई हैं आप, ये समझकर, जैसे मैं अपने भाई को पढ़ाता हूँ ऐसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, उतने मन से पढ़ाता हूँ। तो प्लीज, आपकी अभी फैमिली बहुत छोटी है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस, बाय बाय, थैंक्स।